इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। पहला रोल क्या है? ओएस एज एक्सटेंडेड मशीन। एक्सटेंडेड मशीन में क्या है देखते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। जो भी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसे प्रोग्राम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हम जानते हैं। आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आईओ बस स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एट द मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ प्रिमिटिव एंड ऑकवर्ड टू प्रोग्राम। यानी ये लेवल पे जो भी चीज़ें प्रोग्राम होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ़ यूज़र वांट टू रीड फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये यूज़र है, उसे कुछ चीज़ें चाहिए फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क में से, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा हमारे पास डिस्क कंट्रोलर जो डिस्क के साथ उसका कनेक्शन होगा। तो ये जो डिस्क कंट्रोलर है वो हमें डेटा फाइंड करके देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र हैज़ टू राइट कमांड एंड एड्रेस टू द डिस्क कंट्रोलर एंड देन इनिशिएट ड आईओ। यहाँ पे ये जो यूज़र है वो जो भी लैंग्वेज में यानी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये जो डिस्क कंट्रोलर है वो डेटा फाइंड करेगा। ठीक है, इसका एक और सिंपल सा एक एग्जांपल देखें। यहाँ पे मान लो कि ये यूज़र जो है कुछ भी यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि कॉइन लिखा और क्यों नहीं कर रहा है कॉइन। ठीक है, यहाँ पे एक ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमने सर्च किया वो यहाँ पे हमें मिल गया। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, पर इन डिटेल में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। कहाँ पे थे? ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने कोड लिख दिया। अब ये जो डिस्क कंट्रोलर है वो डिस्क में से चीज़ें फाइंड करेगा। द डिस्क कंट्रोलर विल फाइंड द रिक्वेस्टेड डेटा इन द डिस्क एंड फैच इट फ्रॉम द डिस्क टू बफर। अब ये जो भी इसे डेटा फाइंड करने के लिए कहा गया है, अगर वो मिल जाएगा तो वो इस बफर में पुट कर देगा। और यूज़र जो है इसका स्टेटस चेक करेगा कि ये प्रोसेस इसकी कंप्लीट हुई है या नहीं। फिर क्या होगा, अगर इफ़ सक्सेस द डेटा फ्रॉम डिस्क कंट्रोलर बफर शुड बी मूव टू मेन मेमोरी। और ये जो यहाँ पर डेटा है बफर में वो जाएगा सीधा मेन मेमोरी में, और ये मेन मेमोरी में जाकर यूज़र इसे एक्सेस कर लेगा। If all the users will have to do this messy details, the program will be difficult to write and quite a long. The program will be hardware dependent. तो ये सब चीज़ों में जो हमारा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें लिखना भी बहुत पड़ेगा और डिफ़िकल्ट भी होगा। और ये जो चीज़ है वो हार्डवेयर लेवल पे हो रही है, यानी हार्डवेयर, इसमें हमने अभी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में से जो भी चीज़ें ली है वो क्या हो गई, फिर हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गई है। इसके लिए यूज़र डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्रामिंग ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। Therefore, an OS provides a set of basic commands. तो इसमें क्या कर रहा है, OS जो है कुछ बेसिक कमांड का एक सेट या फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन सच एज रीड, राइट, मॉडिफाई, सेव और क्लोज। तो इन सभी का यूज़ करके हम ये जो हमें डेटा चाहिए वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डीलिंग विद दिस कमांड इज़ ईजियर दैन द डायरेक्टली डीलिंग विद हार्डवेयर। ये जो कमांड्स है इनका यूज़ करना ईजियर है हार्डवेयर लेवल से। हार्डवेयर लेवल पे डीलिंग करने से तो ईजी ये है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल इंटरफेस टू द यूज़र। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये जो हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है उन्हें हाइड कर रहा है और हमें एक ब्यूटीफुल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर देखें तो ये क्या है, हमारा एकदम एकदम नॉर्मल सा इंटरफेस है। ये जो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस होती है हार्डवेयर की वो सब हमें देखने को नहीं मिलती है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमें काम की चीज़ें है वही वो प्रोवाइड करता है। ओके, अब दूसरा रोल है उसका ओएस एज रिसोर्स मैनेजर। अब ये जो है ओएस वो सभी को रिसोर्स असाइन करेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अभी चीज़ें वर्क हो रही है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे पावर पॉइंट वर्क कर रहा है। तो इनमें जो चीज़ें रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो गए किस किस को, एक तो होगा हमारा सीपीयू को, फिर मेन मेमोरी यानी रैम को, फिर यहाँ पे अभी माउस जो है यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है उन सभी को, आईओ डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर,
तो ये सब चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज के लिए आपस में compete करेगी. If a computer system is used by multiple application or user, then they will compete for these resources. तो ये चीज़ों के लिए इनमें लड़ाई होगी. अब रिसोर्स मैनेजर की तरह पे ये वर्क कर रहा है ना, तो अब इसका काम क्या है? इट इज़ द जॉब ऑफ OS to allocate these resources to the various applications so that the resources are allocated fairly. तो यहाँ पे जो resources है वो fairly equally allocate हो सभी processes को. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक प्रिंटर है और यहाँ पे एक प्रोसेस है P1. ठीक है, तो ये प्रोसेस का काम क्या है? वांट टू प्रिंट 50 लाइन्स. तो इसे 50 लाइन्स प्रिंट करनी है और यहाँ पे अभी और कोई प्रोसेस है नहीं, तो प्रिंटर जो है वो P1 को असाइन हो जाएगा. ठीक है, अब P1 जो है वो प्रिंट कर रहा है. आफ्टर प्रिंटिंग द 10 लाइन्स ऑफ P1, ठीक है, 10 लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद एक और प्रोसेस आती है P2 जिसे 20 लाइन प्रिंट करनी है. पर ये जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा. P1 की जो है फिर वापस 20 लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद जो है वापस दो और प्रोसेस आ गई P3 और P4 जिसे 15-15 लाइन प्रिंट करनी है. तो अभी क्या होगा? ये जो P1 जो है वो पहले पूरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, अभी यहाँ पे 10 लाइन प्रिंट हुई, फिर 20 लाइन प्रिंट हुई, फिर वापस जो है वो 20 लाइन प्रिंट करके P1 को ख़त्म कर देगा. अब ठीक है, अब प्रिंटर जो है अब फ्री पड़ा है. अब इसके पास 3 प्रोसेस है, P2, P3 और P4. अब ये जो भी है इसका एल्गोरिदम, यहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई हो सकता है. FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो फर्स्ट आया फिर पहले वही जाएगा, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. उसके अकॉर्डिंग ये कोई भी एक प्रोसेस को लेगा. जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो कि ये अगर कम लाइन के लिए वो देखने जाए तो फिर उसे P3 मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा? P3 को एग्जीक्यूट कर देगा ताकि जो कम काम है वो पहले वो ख़त्म कर दे. तो ठीक है, वो उसने P3 को एलोकेट किया प्रिंटर, फिर वो फिनिश कर दिया. अब यहाँ पर भी सेम यही चीज़ करेगा. जो 15 लाइन थी P4 की वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर लास्ट में जो 20 लाइन्स का P2 था फिर वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, तो इस तरह से वो रिसोर्स को एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. द रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रॉस एक्सेस. ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे P1 प्रोसेस चल रही है, फिर P2 प्रोसेस आती है, फिर P3 प्रोसेस आती है. तो ऐसा नहीं कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर P2 आई तो P2 को असाइन कर दो, इस तरह से नहीं होगा. यहाँ पे जैसे कि अभी P3 आया तो फिर P3 को ऐसा नहीं कि 10 लाइन प्रिंट करने के बाद सीधा P3 को आप प्रिंट करने के लिए दे दो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी. क्रॉस एक्सेस नहीं होगा इसमें कुछ भी. Access to the resources is synchronized so that operation are correct and consistent. तो इसके अंदर जो भी हमारा रिसोर्स जो है सिंक्रोनाइज वे में सभी को असाइन होना चाहिए और वो जो है करेक्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए. इफ़ वी वांट टू प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिलो इन C लैंग्वेज, ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है इन C लैंग्वेज. तो हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें ये जो है पहले प्लस परफॉर्म करेगा, P2 फिर माइनस, फिर ये जो लेफ़्ट टू राइट वो पूरे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. और ये जब आप परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर आएगा 20. पर जो हम ह्यूमन जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं ना. तो ये जो है ये वे में हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा. तो पहले हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे ताकि वो सिंक्रोनाइज रहे. तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, फिर डिवीज़न, फिर प्लस, फिर माइनस. तो फिर आपका आंसर आएगा 4 जो कंसिस्टेंट भी है और करेक्ट भी है. और अगर इस लेफ़्ट टू राइट फॉर्म में आप करने जाओगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा. तो पर हमें यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल का यूज़ करना होगा ताकि वो सिंक्रोनाइज रहे और करेक्ट रहे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेडलॉक आर डिटेक्टेड, रिजॉल्व एंड अवॉइडेड. तो पहले तो डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक जो है अगर ये सिचुएशन को देखने जाए, यहाँ पर जो है 4 कार जो है वो आपस में यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ से पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है. तो ये सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक. यानी यहाँ पर से आप कोई भी यहाँ पे आप आगे एक्शन नहीं ले सकते. तो ये सेम सिचुएशन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी क्रिएट होती है जिसे कहते हैं हम डेडलॉक. तो ये जो डेडलॉक है उसे डिटेक्ट, रिजॉल्व या फिर अवॉइड करने का काम भी किसका है? OS का. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्स मैनेजर शेयरिंग रिसोर्सेज इन 2 डिफरेंट वेज. यानी रिसोर्स मैनेजर जो है रिसोर्सेज को जो है वो 2 वेज में
शेयर कर सकता है। पहला है टाइम शेयरिंग मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज़ CPU। टाइम शेयरिंग जो है वो CPU के लिए है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा टाइम जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हमारा CPU है वो डिफरेंट प्रोसेस को असाइन होगा। यहाँ पे जैसे कि इतने स्पेसिफिक पोर्शन के लिए CPU जो है वो ब्लू वाली प्रोसेस को असाइन है, इतने स्पेसिफिक पोर्शन के लिए CPU जो है वो ऑरेंज वाली प्रोसेस को असाइन है, फिर रेड वाली को। इस तरह से जो है टाइम जो है वो तो वही रहेगा, पर जो यहाँ पर प्रोसेस है उन्हें CPU जो है डिफरेंट टाइम के लिए असाइन होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेस शेयरिंग, और ये स्पेस शेयरिंग किसके लिए होगा, मेमोरी के लिए। तो इसके अंदर जो हमारी मेन मेमोरी है वो स्पेस में डिवाइड्स हो जाएगी, यानी इतने स्पेसिफिक स्पेस के लिए प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगी, इतने स्पेसिफिक स्पेस के लिए प्रोसेस 2, इतने के लिए प्रोसेस 3, और जो बाकी बची हुई स्पेस है वो एम्प्टी रहेगी। तो ये स्पेस शेयरिंग में मेन मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।